नमस्कार। मैं सुरेश कुमार माली, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से आप सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि ई कंटेंट डेवलपमेंट के अंतर्गत जिस के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, वो जो मेरा टॉपिक है वो है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जीएसटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्या है जीएसटी, क्यों इंडिया में लाया गया, कब लाया गया, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, जीएसटी आखिर है क्या। तो देखिए, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है कि ऐसा टैक्स जिसको अपन किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति से उसको वसूल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिसको लगाया तो किसी एक व्यक्ति पे है, परंतु उस व्यक्ति द्वारा तो भुगतान किया जाएगा, पर उस कर को कोई अन्य व्यक्ति पर अपन स्थानांतरित कर सकते हैं और उसको दूसरे व्यक्ति से वसूल कर सकते हैं। वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए, नाम से ही आप इसको देख सकते हो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स और सर्विस पे लगाया जाने वाला यह है एक अप्रत्यक्ष कर है। इससे पहले की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे टैक्स थे, उन सभी को मर्ज करके एक जीएसटी, एक सिंपल सा टैक्स बनाया गया है। अब ये जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से अपने भारत में लागू किया गया है। जीएसटी जो है ये पूरे देश में एक ही कर होगा। इससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। आप राजस्थान की बात करें तो यहाँ अलग टैक्स थे। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर अलग टैक्स थे। यानी कि डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट टैक्स। हर स्टेट का अपना वेट अलग से था, सीएसटी एक्ट अलग से था और दुनिया भर के टैक्स लगाए जाते थे। अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। और जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो कि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से हिंदुस्तान में लागू किया गया है और पार्लियामेंट में ये जो एक्ट बनाया, जीएसटी एक्ट है, 29 मार्च 2017 को पारित हुआ था। अब क्या है ये जीएसटी? देखिए, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप जीएसटी को समझना चाहते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। दिस लॉ हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉस दैट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इन इंडिया। कहने का मतलब है कि ये जो जीएसटी एक्ट है, इस एक्ट के आने के बाद इससे पहले कई सारे अप्रत्यक्ष कर थे जो अब खत्म हो चुके हैं। अब और सिर्फ अप्रत्यक्ष करों में अगर कोई कर बचा है तो वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही कर अब आपका वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। अब जीएसटी किस तरह से लगाया जाएगा? देखिए, जीएसटी सबसे पहले जो बात आती है कि टैक्स की रेट क्या रखी जाए। तो इस जीएसटी में क्या रखा गया, अपने 5 तरह की टैक्स स्लैब, टैक्स रेटें रखी गई है। एक 0% की है, एक 5% की है, एक 12% की है और एक 18% की है और एक 28% की है। ये टैक्स स्लैब अपने इंडिया में रखी गई है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स की सिर्फ एक रेट रखी गई है। इसका उदाहरण देखना चाहें तो आप फ्रांस है, कनाडा है, ये बहुत सारे देश हैं। दुनिया के लगभग 180 देशों में वर्तमान में जीएसटी वाला मॉडल अपनाकर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। ठीक है, तो अपने इंडिया में जीएसटी की 5 दरें रखी गई हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये टैक्स स्लैब अपने इंडिया में रखी गई है। अब मैं थोड़ा सा जीएसटी का मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक बिंदु पर लगाया जाता है। चाहे आप अपनी ब्रांच को माल की सप्लाई दो, चाहे आप किसी व्यापारी को माल की सप्लाई दो, वहां पर टैक्स लगाया जाएगा और वो एक अप्रत्यक्ष कर होगा जिसका नाम होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है 1 जुलाई 2017 से इंडिया में अप्लाई किया गया है। अब जो क्या नाम से इससे पहले वेट लगाया जाता था, सीएसटी लगाया जाता था। 2 तरह की बिक्री होती है। देखिए, 2 तरह से माल की सप्लाई दी जाती है, 2 तरह से सेवाओं की सप्लाई दी जाती है। एक तो राज्य के भीतर और एक 2 राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच। एक राज्य के भीतर जो सप्लाई दी जाएंगी, चाहे वो वस्तु की हो चाहे सेवा की हो, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और एक 2 राज्यों के बीच अगर कोई गुड्स से सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इन 2 तरह के सप्लाई को बेस मानकर ही जीएसटी मॉडल
अपनाया गया है और उसी पे जीएसटी लगाया जाता है। तो देखिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं अपन। जीएसटी की स्लैब जैसे कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया, वैसे तो 5 स्लैब रखे गए हैं। एक तो जीरो टैक्स की रेट है, एक 5% की रेट है, एक 12%, एक 18% और एक 28% की स्लैब रखी गई है। एक एग्जम्प्टेड जीएसटी रेट स्लैब भी है जिस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं रखा जाएगा। यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सभी वस्तुओं सेवाओं को 5 या 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 6 भागों का अगर माने तो ऐसी वस्तुएं सेवाएं जो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेंगे, जिस पर किसी भी तरह का कोई जीएसटी के नाम से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरी ऐसी वस्तुएं सेवाएं भी हैं जिन पर जीरो रेट की टैक्स रेट रखी गई है। जीरो रेट रखने का मतलब है कि उनको एग्जेम्प्ट नहीं रखा गया है। फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल जब भी डिसाइड करेगी उस पर रेट या तो बढ़ा सकती है या उसको टैक्स फ्री कर सकती है। एक स्लैब वो भी हो जाता है 0% वाला। दूसरा जो स्लैब है वो है 5% जीएसटी रेट वाला स्लैब। ये भी 5%, कुछ वस्तुओं सेवाओं पर 5% की रेट रखी गई है। अब ये 5% कौन सी वस्तुओं पर रखी गई है अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। 12% जीएसटी रेट किन वस्तुओं पर रखी गई है, किन सेवाओं पर रखी गई है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। 18% जीएसटी रेट किन वस्तुओं सेवाओं पर है, 28% जीएसटी रेट किन वस्तुओं सेवाओं पर है। मुख्य तौर पर जीएसटी की स्लैब्स यही है। कुछ और रेटें भी हैं पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य तौर से ये 5 या 6 रेटें जीएसटी के अंतर्गत रखी गई है। एग्जेम्प्टेड जीएसटी रेट स्लैब्स, इसके बारे में अपन बात करते हैं। एग्जेम्प्टेड जीएसटी रेट स्लैब का मतलब है नो टैक्स, मतलब कि कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं को इस जीएसटी के दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है, टैक्स फ्री रखा गया है, उन पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओवरऑल जितनी भी वस्तुएं सेवाएं हैं लगभग 7%, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जितनी वस्तुएं सेवाओं को शामिल किया गया है उसका 7% गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिनको बिल्कुल टैक्स फ्री रखा गया है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहो तो कुछ के उदाहरण भी स्लाइड में दिए गए हैं। तो सम ऑफ दीज डेट्स आर ऑफ रेगुलर कंजप्शन इंक्लूड। रेगुलर कंजप्शन, नियमित तौर पर अपन जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जिन सेवाओं का उपभोग करते हैं, कुछ एक ऐसी वस्तुएं सेवाएं हैं जिनको बिल्कुल टैक्स फ्री रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, बटर है, क्रूड कर्ड है, नेचुरल हनी, फ्लावर, बेसन, ब्रेड, ये अपने दैनिक रोज उपभोग में आने वाली चीज़ें हैं, इनको टैक्स फ्री रखा गया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। तो और भी सारी चीज़ें हैं, पूरी जीएसटी में इसका शेड्यूल है कि कौन सी वस्तु को टैक्स फ्री रखा गया है। अप्रोक्सीमेट 7% गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी है जिनको टैक्स फ्री रखा गया है। अगले स्लैब में अपन आते हैं 5% स्लैब। एक तो 0% है और एक एग्जेम्प्टेड है, लगभग दोनों सेम ही है, पर 0% का मतलब मैंने बताया कि वो टैक्स फ्री नहीं होता है। ठीक है। 5% जीएसटी रेट स्लैब, इसके अंतर्गत लगभग 14% वस्तुएं सेवाएं इस कैटेगरी के अंतर्गत रखी गई है जिन पर 5% की जीएसटी की रेट रखी गई है। अब कौन कौन सी हो सकती है? ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनका इंडियन रुपीस में वैल्यू 1000 रुपीज़ से कम है, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पैकिंग में मिलती है, पैकिंग फूड्स है, जिनकी जो प्राइस है वो 500 रुपये से कम की होती है। ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं को इस 5% की स्लैब में रखा गया है। समझने का मतलब ये समझें आप कि 5% में से कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं को रखा गया है। अपन एक एक को याद नहीं कर सकते, बेसिक सा फंडा है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी प्राइस 1000 रुपीज़ से कम हैं या 500 रुपये से कम के पैक्ड फूड हैं, ये तो शेड्यूल में मेंशन है कि ये इस वस्तु पर 5% की रेट होगी। पर एक बेसिक चीज़ जो है वो है कि 5% की जीएसटी की रेट जो स्लैब है वो सिर्फ ऐसी वस्तुओं पर रखी गई है जिनका वैल्यू 1000 या 500 रुपये से कम है। 500 रुपये का पैक्ड फूड और दूसरी आइटम अगर कोई लोगे, आप दूसरी वस्तु या सेवा लोगे तो उसका इनवॉइस का वैल्यू 1000 रुपीज़ से कम है, तो उसको अपन 5% की स्लैब में रखेंगे। दूसरा है 12% जीएसटी रेट स्लैब। ये जीएसटी की सिर्फ 2 ही स्लैब ऐसी है जो ज़्यादातर वस्तुओं सेवाओं पर लगाई गई है। एक तो 12% की है और एक 18% की है। 12% की जीएसटी की जो रेट है वो लगभग 17% वस्तुओं सेवाओं पर ये रेट अप्लाई की गई है। अब इसमें कौन कौन सी वस्तुएं सेवाएं शामिल की गई हैं? इडेबल, यानी कि जो खाने योग्य जो चीज़ें हैं, जिसमें मीट प्रोडक्ट्स हैं, बटर हैं, चीज़ हैं, घी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, एनिमल
फ्रूट्स, जूस, नमकीन, किचन, ये इस तरह की कुछ वस्तुएं हैं जिन पर 17% ये वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं जिन पर 12% की जीएसटी रेट रखी गई है। 18% जीएसटी की बात करें, 18% स्लेब वाली की, तो सबसे ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी की रेट रखी गई है वो 18% की है। मोर देन, ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 18% की जीएसटी स्लेब रखी गई है। अब इसमें सभी तरह की है, लगभग ज़्यादातर वस्तुएं सेवाएं इस स्लेब के अंतर्गत इंक्लूड हो चुकी है। फिर आपकी लास्ट में आती है 28% जीएसटी रेट की स्लेब। ये महंगी जो वस्तुएं हैं, जो विलासता की वस्तुएं होती हैं, जो उच्च आय वर्ग के लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, उन वस्तुओं पर 28% की जीएसटी रेट रखी गई है। और समस्त वस्तुओं सेवाओं का लगभग 19% यानी कि 19% इतना है जो 28% की स्लेब के अंतर्गत आता है। अब लास्ट की स्लाइड में अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के तत्व क्या क्या हैं। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हो, जीएसटी कोई एक अकेला टैक्स नहीं है। वैसे तो इसमें कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। अगर मैं आपको फैक्ट के तौर पे बताऊं तो 17 तरह के तो अप्रत्यक्ष कर और 34 तरह के लगभग उपकर इस टैक्स में शामिल किए गए हैं। यानी कि जीएसटी आने के बाद 17 तरह के 17 टाइप इनडायरेक्ट टैक्स और 34 प्रकार के उपकर खत्म हो चुके हैं। उनके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी आपको पढ़ना है। अब बहुत काम इसमें आसान हो चुका है। पर जीएसटी भी कोई अकेला अपने आप में एक टैक्स नहीं है। इसमें 4 टैक्स शामिल किए गए हैं। स्लाइड में आपको सिर्फ 3 दिख रहे हैं, पर 4 टैक्स इसमें शामिल किए गए हैं। वो किस किस नाम से लगाए जाएंगे। पहला टैक्स होगा सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंट्रा स्टेट सेल्स पे लगाया जाएगा। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब है एक राज्य के भीतर ही माल की सप्लाई या वस्तु की या सेवा की सप्लाई। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर ही किसी वस्तु एवं सेवा की सप्लाई दी जाती है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी टैक्स लगाएगी। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंट्रा स्टेट सप्लाई पर ही लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में किसी भी गुड्स की या सेवा की सप्लाई राज्य के भीतर में ही दी जाती है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उस गुड्स पे या सर्विस पे एसजीएसटी के नाम से टैक्स लगाएंगे। दूसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंटर स्टेट सप्लाई पे लगाया जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई का मीनिंग होता है 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है या आपूर्ति होती है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी आईजीएसटी के नाम से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्लियर करूं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगाए जाएंगे, यानी कि अंतर्राज्यीय एक राज्य के भीतर ही माल की सप्लाई होती है या सेवा की सप्लाई होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स एक साथ लगाए जाएंगे। जितनी रेट सीजीएसटी की होगी उतनी ही रेट एसजीएसटी की होगी, यानी कि टोटल जो रेट होंगी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के होंगी। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा। दूसरा जो पार्ट है आईजीएसटी वाला, वो इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि 2 से अधिक राज्यों के भीतर माल की या सेवा की सप्लाई होती है तो उस पर आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। और इस आईजीएसटी की जो रेट होंगी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट के बराबर होंगी। यानी कि आईजीएसटी की रेट मान लीजिए जैसे सीजीएसटी 5% है और एसजीएसटी भी 5% होगा, 10% हो जाता है इस तरह से जीएसटी। तो ऐसा गुड्स जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जा रहा है, अगर उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा तो आईजीएसटी की रेट और सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट दोनों बराबर होंगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। जीएसटी में देखिए, इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई है यानी कि एक ही राज्य के भीतर माल की सप्लाई हो रही है या सेवा की सप्लाई हो रही है। इस स्लाइड से आई थिंक आप थोड़ा आसानी से इसको समझेंगे कब अपने को सीजीएसटी लगाना है, कब एसजीएसटी लगाना है और कब आईजीएसटी लगाना है। इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर होती है तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी एक साथ लगाना है। दूसरी तरफ अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएंगे। इधर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों साथ साथ लगाने हैं तो ये दोनों टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक साथ लगाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्या है एडवांटेज ऑफ जीएसटी। अब भारत में जीएसटी के क्या लाभ होंगे, थोड़ा सा पॉइंट वाइज अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा वो रेगुलेट होगा। कैसे, इससे पहले जीएसटी से पहले जो था सारा जो अनऑर्गेनाइज जो व्यापारिक जो क्षेत्र था उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता था। अब जीएसटी आने के बाद प्रत्येक व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो एक सरकार के ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत उसके कंट्रोल में आ जाएगा, उसका रेगुलेशन करना आसान हो जाएगा। लेजर कंप्लेंसेस, जीएसटी आने के बाद जो लीगल जो पालना करनी पड़ती है, टैक्स कंप्लेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होने वाले हैं। रिमूविंग कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट, कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जीएसटी से पहले ये काफ़ी मुश्किल होती थी कि टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, अब ये जीएसटी आने के बाद ये चीज़ खत्म हो जाएंगी। हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है टर्नओवर की लिमिट, रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत करवाना है तो इसकी काफ़ी आपको सहूलियत दी गई है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक का है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का हो जाता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। दूसरा, पांचवा जो लाभ है, सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर। जीएसटी आने के बाद सारा का सारा एक जो व्यापारी होता है उसका सारा का सारा व्यापार ऑनलाइन हो जाता है और काफ़ी सिंपल है। ये एक सॉफ्टवेयर से मेंटेन होता है, जीएसटी के रिटर्न वगैरह जो भी फाइल होते हैं काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो चुकी है। इससे पहले अलग अलग टैक्स थे, हर व्यापारी को अलग अलग रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, सीएसटी के अलग, वेट का अलग, कई तरह के रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, सभी का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता था तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। अब डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट करना है टैक्स के पर्पज से, अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में, वो सब कुछ इसमें इस एक्ट में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब जैसे ऑनलाइन ऑपरेटर जो सेवाएं देते हैं, जैसे कि आपके जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील हैं, ये किसी वस्तु या सेवा के प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई देते हैं। ये उन लोगों के लिए भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। अगला जो प्रॉफिट जो एडवांटेज जीएसटी के आने से होने वाला है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब माल की ढुलाई करने का जो ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको भी इस जीएसटी एक्ट से काफ़ी फायदा होने वाला है। कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं, छोटे स्तर के जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई है। उनको जीएसटी का एक रेगुलर नंबर न देकर कंपोजिशन स्कीम के तहत नंबर दिया जाता है। उनको काफ़ी कुछ जो कानूनी बाध्यताएं हैं उनकी कम इसमें रहती है, तो उनके लिए ये कंपोजिशन स्कीम है। अब जीएसटी के डिसएडवांटेज क्या होंगे, भारत में जीएसटी आने से क्या दिक्कतें होंगी, क्या इसकी यहाँ की जनता को क्या मुश्किलें होंगी और क्या यहाँ के व्यापारियों को, बिजनेसमैन को समस्याएं इसके आने से हो सकती है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू सॉफ्टवेयर परचेज। देखिए, जीएसटी पूरा का पूरा डिजिटलाइज है, इसको कंप्यूटराइज सिस्टम पे ही ये इसका जो सब कुछ जो सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक व्यापारी अगर जीएसटीएन नंबर लेता है तो उसको रिटर्न फाइल करना है या दूसरे लगभग जितनी तरह की भी रिटर्न उसको इसमें अंतर्गत फाइल करनी है, जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10, 11 जो भी हैं, उन सभी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, उसी पे ये रिटर्न फाइल कर सकता है, अन्यथा वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो जो व्यापारी ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या बहुत से व्यापारी तो ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं होती है, तो ये कॉस्ट उनके लिए थोड़ा जीएसटी आने के बाद उनको वहन करनी पड़ सकती है। सॉफ्टवेयर या इसका जीएसटी का काम करवाने के लिए उनको अपने यहाँ से अलग से कोई जीएसटी एक्सपर्ट, अकाउंटेंट या कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर यहाँ पर लगाना पड़ सकता है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ा अलग से हो सकती है। बीइंग जीएसटी कंप्लेंट, देखिए कहने को तो जीएसटी से आने के बाद कंप्लेंट्स बहुत सी कम हो जाएंगी, फिर भी जो कंप्लेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर उनको उनकी पालना नहीं की जाती है तो व्यापारी को पेनल्टी या जुर्माना वहन करना पड़ सकता है। तो इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न किए गए हैं जीएसटी एक्ट 2017 में, तो ये दिक्कत थोड़ी व्यापारियों को हो सकती है। तीसरा जो नुकसान हो सकता है, इट केम इनटू इफेक्ट इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 को। और जो बिजनेसमैन होते हैं इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू होता है और जीएसटी लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से, यानी कि वित्तीय वर्ष के बीच में इसको लाया गया है।
तो आधा फाइनेंशियल ईयर और बीच का फाइनेंशियल ईयर तो उनके जो अकाउंटिंग जो चलती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है। तो एकदम से इसको एडजस्ट करना व्यापारियों के लिए काफ़ी थोड़ा टेक्निकल हो गया, जटिल हो गया। इसके प्रोविज़न को किस तरह से लागू किया जाए, आधा फाइनेंशियल ईयर तो दूसरे अप्रत्यक्ष करों के तहत उसमें लगाया जाएगा, फिर आधे फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी लगाया जाएगा। तो इस चीज़ से भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया। पर ये दिक्कत जो है सिर्फ और सिर्फ 2017 में आई है, उसके बाद ये कंटिन्यू रेगुलर हो चुकी है। वास्तव में इसका ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लास्ट में जो चौथे नंबर का जो डिसएडवांटेज है वो है शॉर्ट एंड मीडियम टाइप की जो इंटरप्राइजेस हैं, यानी कि स्मॉल और लघु उद्योग, छोटे और मझोले जो उद्योग हैं, उन पर टैक्स की रेट काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कहने को, सिर्फ ये कि पहले भी टैक्स की रेटें तो काफ़ी थी, पर जीएसटी आने के बाद जो टैक्स रेट है यानी कि इनकम टैक्स रेट, स्मॉल जो इंटरप्राइजेस हैं, मीडियम टर्म के जो उद्योग हैं, उन पर टैक्स बर्डन इसमें ज़्यादा होगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई 28% का स्लीव वाली गुड्स का ही सप्लाई देता है या सप्लाई लेता है, तो वो टैक्स रेट उन पर ज़्यादा होंगी। जैसे मान लीजिए विलासता की वस्तुएं हैं, इन्हीं का कोई व्यापार करता है, तो इन पर टैक्स रेट ज़्यादा होंगे। इनपुट पे भी टैक्स ज़्यादा होगा और आउटपुट पे भी टैक्स ज़्यादा होगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। लास्ट में जो है, इट इज़ इन ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम। इससे पहले जो टैक्सेशन का जो सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्स का, वो थोड़ा बहुत ही ऑनलाइन था। अब जो ये जीएसटी का जो पूरा जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ये पूरा ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम के लिए बिजनेसमैन्स को थोड़ा इसकी जानकारी होनी चाहिए, पोर्टल की जानकारी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी तो उससे होनी ही होनी चाहिए, तभी वो इस सिस्टम को अपना सकता है। अन्यथा वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये कुछ इसके लाभ और हानि है। और इसी के साथ ये टॉपिक जितना हो सका छोटा सा कंसेप्ट इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है।